डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसके विषय में बताया, और उसका एक हिस्सा हम जो पढ़ रहे हैं मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कि क्या इफेक्ट होता है इसका जब इसका इंटरेक्शन होता है किसी भी कंपाउंड से, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसके फलस्वरूप जो उसमें ट्रांजिशंस होते हैं। तो हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, अलग अलग वो ट्रांजिशंस जो होते हैं उनके विषय में पढ़ा, और वो क्यों होते हैं, किस तरह कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, वो ट्रांजिशंस उसी के फलस्वरूप होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, कुछ अलाउड होते हैं, कुछ अलाउड नहीं होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। तो उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि किस तरह हम उन ट्रांजिशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं अल्फाबेट्स यूज करके। भी ऐसे भी डिस्क्राइब होते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ बैंड्स इट इज कॉल्ड। तो पहले हम देखते हैं डेजिग्नेशन ऑफ बैंड्स, इसके बाद हम देखेंगे जो अलग अलग टर्म्स यूज करी जाती हैं अल्ट्रावायलेट के संदर्भ में उनके विषय में, और क्यों वो इम्पोर्टेंट हैं और क्या बताती हैं वो किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जो डेजिग्नेशन ऑफ बैंड्स है, अभी तक हमने देखा ना ट्रांजिशंस जो होते हैं पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो के बैंड जो है कॉन्जुगेट है, के बैंड कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट होता है, जब डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में प्रेजेंट तभी उसमें यानी कि अनसैचुरेशन होगा, तो तभी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो पाते हैं। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम के बैंड भी कहते हैं। काफी अक्सर ये इंटेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है किसका, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का, एक बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और इसका जो एप्सिलॉन मैक्स होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट, वो 10,000 से ज्यादा होता है। ब्यूटाडाइन में देखिए ये एब्जॉर्प्शन जो दिखाई देता है इसका लैम्डा मैक्स 217 nm, बेंजीन में 204 nm। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क, ये 217 है, ये 204। आर बैंड जो है किसको कहते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस को कहते हैं आर बैंड। तो अगर आपको आर बैंड कहा जाए तो आप कहेंगे कौन से ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार, जहां लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर पाई बॉन्ड तो होगा ही, पर लोन पेयर ऐसे हेटेरोएटम्स जिनके ऊपर लोन पेयर, हेटेरोएटम्स पे लोन पेयर होता है, उसके ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे होते हैं, सिमेट्री फॉरवर्ड, इनको आर बैंड रेडिकल ट्रांजिशंस भी कहा जाता है। कार्बोनाइल इसका सबसे जो है कॉमन उदाहरण है, जिसमें देखिए आप मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 100 से कम आ रही है, क्यों, सिमेट्री फॉरबिडन। तो कौन से ट्रांजिशन हुए, आर बैंड, एन टू पाई स्टार। फिर आते हैं बी बैंड, जैसा नाम से ही है, बी बैंड बेंजेनॉइड बैंड्स 230 से लेके 270 nm पाए जाते हैं, बेंजीन में 256 nm। बी बैंड्स बहुत इंटेंस नहीं होते हैं ये, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना ये बेंजीन, तो इस वजह से ये बहुत, इसकी सिमेट्री जो है मेंटेन रहती है, डिस्टर्ब हो गई इस वजह से बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं जब ये ट्रांजिशंस होते हैं बी बैंड्स के। ई बैंड्स या इथाइलिनिक बैंड से नाम आया है, ये जहां डबल बॉन्ड होगा वहां प्रेजेंट होगा। इसमें बेंजीन में तो दो हैं, ये E1 और E2। E1 180 लैम्डा मैक्स जो है nm। अब देखिए कितना मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बहुत हाई है। E2 जो है वो वीक है, ये 200 पे आता है। इसका जो है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट वो लगभग 8000। पर डेफिनेटली ये देखिए बी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड्स हैं। आप देखिए बेंजीन में जो बी बैंड्स हैं वो तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो ई बैंड्स हैं उसमें विशेष करिए E1, ये बहुत ही स्ट्रांग बैंड होता है। लेकिन आप देख रहे हैं 200 से पीछे है, स्ट्रांग तो है,
लेकिन हमने पहले भी जिक्र करा था कि 200 से 400 वाले जो होते हैं वही ज़्यादा बढ़िया होते हैं ट्रांजिशंस जो यूवी में होते हैं, वो हमारे ठीक उसी अच्छी रेंज में आते हैं जहां हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बोथ E and V bands present in aromatic as well as heteroaromatic compounds। सारे हेट्रो, चाहे वो हम थायोजोल लें, थायोजोल पेरिडीन लें, थायोफीन लें, इन सब में भी ये मिलेंगे हेट्रोएरोमेटिक में। कंपाउंड जो एरोमेटिक है पर जिसमें क्या है, हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। और जो के और बी बैंड्स होते हैं बेंजीन के, लो इंटेंसिटी के होते हैं, लो होती है इनकी इंटेंसिटी। के बैंड भी है ना 204 पे है, पर इसकी तो बहुत स्ट्रांग होगी 180 वाली, हालांकि ये 200 से पीछे आता है। और इसकी जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होगी के बैंड और बी बैंड, बी बैंड। और उसके अलावा और भी वीक बैंड्स जो हम देख रहे हैं, जो इसमें देखिए आप देख रहे हैं बी बैंड 254 NM पे, 240 है इसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, और जो 200 पे है लगभग वो है 2000 से लेकर 14000 तक के बैंड। तभी हमने कहा ना के बैंड यूजुअली इंटेंस, डेफिनेटली बी बैंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग ये है। पर ये कहाँ है, 200 से नीचे। तो ये तो हमारे डेजिग्नेशन है बैंड्स के। बैंड्स मतलब जो हमने अभी तक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हमने पढ़े थे, एस टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, तो इनका नाम के बैंड पाई टू पाई स्टार, आर बैंड एन टू पाई स्टार, बी बैंड फाउंड इन ऑल बेंजोनोइड compounds, E band another important band, इथाइलेनिक बैंड बिकॉज डबल बॉन्ड होते ही हैं सब में, तो ये ई बैंड कहलाते हैं। अच्छी आती है इनकी ई मैक्स वैल्यू भी, एप्सिलॉन मैक्स या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट। अब हम देखें कि यूवी में जब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजीज लगातार यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले आए क्रोमोफोर। क्रोमो कलर प्लस फोरोस बेरर, कलर बेरर है, ग्रीक वर्ड है ये, मतलब जो क्या देता है, कलर देता है। तो इस संदर्भ में पहले से कहा जाता था क्रोमोफोर, कलर बेरिंग। लेकिन इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जब हम यूवी पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम कोई भी जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शंस के लिए, मतलब जरूरी है क्या होना, अनसैचुरेशन का होना, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर्स। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में ही होते हैं, या अल्ट्रावायलेट या विजिबल में। विजिबल की तरफ होंगे तो कलर्ड होंगे, और यूवी की तरफ होंगे अगर उनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू जो आई वो कम हुई तो वो कलर्ड नहीं होंगे। जैसे जैसे उसमें कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा तो वो मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स द विजिबल रीजन, तब हमें दिखेंगे। तो क्रोमोफोर जिसकी कि अगर हम इसको तोड़े शब्दों के हिसाब से आता है कि कलर बेरर, लेकिन ये जरूरी नहीं है। डाइज के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में एक्चुअली ये शुरू हुआ था, डाइज तो कलर्ड होते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अपने डाइज के विषय में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसी की वजह से डाई में कलर आता है क्रोमोफोर। साथ में ऑफकोर्स और भी जुड़े होते हैं उसमें ग्रुप्स, ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन। अगर वो कंपाउंड अब्जॉर्ब करे लाइट कहाँ, विजिबल रीजन में, जैसा बताया 400 से लेकर 800 nm, तो वो हमको कलर्ड दिखेगा। लेकिन अगर 100 से लेकर 400 ये यूवी रीजन है, ये 400 से 800 विजिबल रीजन है, तब तो कलर्ड दिखेगा। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अपने आप ही कॉन्जुगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी की कम की जरूरत होगी, क्योंकि फिर पाई टू पाई स्टार के बीच का डिफरेंस कम रह जाएगा, तो हमें विजिबल रीजन में दिखेगा वो कंपाउंड। क्रोमोफोर मे और मे नॉट इम्पार्ट कलर,
ऐसा बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि उससे कलर आए, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन सी रीजन में वो कंपाउंड हमारा एब्जॉर्ब करे, विजिबल में या यूवी वाले रीजन में। जो कंपाउंड्स हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स वाले, इथाइलिन, एसीटोन, ये सब क्या हैं? इसमें सी डबल बॉन्ड सी है, कहीं हेट्रोएटम है तो कहीं नहीं है। तो अनसैचुरेशन होने से ये सब किस्म के हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें दिखेंगे, एन टू पाई स्टार दिखेंगे, इसमें दिखेंगे ना, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड अगर होगा इसके साथ एसोसिएटेड सिग्मा बॉन्ड भी होगा तो उस केस में। और एन टू पाई स्टार में सबसे कम एनर्जी, तो पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, हम डिटेल में ये सब पढ़ चुके हैं। सारे ट्रांजिशंस इसमें दिखाई देंगे, यानी कि क्रोमोफोर अनसैचुरेटेड, जिसमें ग्रुप लगा हुआ हो जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए। अब आते हैं कि कितने किस्म के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। तो दो किस्म, हम क्रोमोफोर को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, एक कलर के बेसिस पर। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एक वो होते हैं क्रोमोफोर जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होंगे हमारे अनसैचुरेटेड जितने हमारे कंपाउंड्स हैं, ओनली शोइंग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मतलब उसमें हेटेरोएटम नहीं होगा, मतलब लोन पेयर भी नहीं होगा, नॉन बॉन्डेड भी नहीं होगा, एन नहीं होगा। तो पाई टू पाई ट्रांजिशन सारे अनसैचुरेटेड ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स जितने, इथाइलिन, एसिटिलीन, एक्सेट्रा, ब्यूटाडाइन। अब कुछ एक जो होंगे उसमें दोनों किस्म के ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि उसमें दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी, एन इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि हेटेरोएटम भी होगा। तो इसमें दोनों किस्म के ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, जैसे कि NO2, CHO, कार्बोनाइल्स, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स। तो एक तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो कलरफुल होंगे। कलरफुल कैसे होंगे? क्योंकि उसमें ये प्रेजेंट होगा, NO2, NN, ये सब उस रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, है तो कलर्ड अपीयर करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। कुछ और बाकी जो कलरलेस होंगे, एल्कीन्स, एल्काइंस, जो कि यूवी रेंज में ही एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, विजिबल रेंज में नहीं करेंगे। तो हमने क्रोमोफोर्स को कैसे डिवाइड करा? एक तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, दूसरा हमने कलर। इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड हो और जिसमें दोनों हो, पाई भी बॉन्ड्स हो और साथ में एन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो। दूसरा बेसिस ऑफ कलर, जो कलरफुल हो और जो कलरलेस हो। तो ये हमारे हैं क्रोमोफोर्स। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारा है जो यूज करी जाती है, वो है ऑक्सोक्रोम। ये एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सो कमिंग अगेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सेनियन, टू इंक्रीज, क्रोम कलर, मतलब हमारे ऐसे ग्रुप्स जो कि कलर को इंक्रीज करें। कलर को इंक्रीज करने का मतलब आप समझते हैं? कलर को इंक्रीज करने का मतलब है ये हमारा स्पेक्ट्रम मूव करेगा विजिबल रेंज की तरफ। मतलब इसमें क्या जरूरत है? विजिबल रेंज यानी वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम। सो कौन से ग्रुप से? सैचुरेटेड ग्रुप विच व्हेन अटैच्ड टू क्रोमोफोर, उसकी चेंज करते हैं क्या? इंटेंसिटी भी और वेवलेंथ भी। कौन से हैं वो? जैसे OH, NH2, Cl, etc. ये सारी क्या है? ऑक्सोक्रोम। अब देखें, एनिलीन जो है C6H5NH2 एब्जॉर्ब्स इन द K बैंड, ये रीजन है, एंड द B बैंड, ये रीजन है। देखिए 220 से 250, 250 से 290। वहीं पे बेंजीन रिंग में जब NH2 नहीं लगा हो, उस केस में स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन 180 पे, तो हमें पता ही है जो उसका बैंड आता है 180 में, हमने देखा था ना 180 में। इससे पहले देखिए हम कर चुके हैं जहाँ हमने बैंड्स देखे, ये 180 पे बैंड, इससे पहले ये हमारे बैंड्स हैं ई बैंड, हाँ 180। तो एक तो वहां पे एब्जॉर्ब करेगा हमारा बेंजीन, बहुत अच्छा मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है, बस द सैड पार्ट इज इट इज बिलो 200। वीकर एब्जॉर्प्शंस एट 200 nm, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट 8000। और उसके अलावा एक समूह हमें मिलता है और भी वीक बैंड्स का, 254, 256, जिसकी की मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है 240 और 200। इस केस में तो एनिलीन में तो ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होती है। अब आप देखिए
एनिलीन का कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है? के बैंड 220 250। इसका कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है? देखिए इसका तो किधर पे एब्जॉर्ब कर रहा है? ये तो ई बैंड है इसका, इधर। और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है इसमें? बाकी 220 250 250 290। और इसमें ही जो ये एब्जॉर्प्शंस हैं इसमें कहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो 220 से ऊपर ही आ रहे हैं सारे, 290 तक। और इसमें जितने आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे 200 से लेकर 256 तक। तो NH2 लगने से क्या हुआ? NH2 लगने से हमारे जो इसके तो 250 से 290 थे, यहाँ है 254 और 256। हमारा क्या बढ़ गया? हमारा देखिए वेवलेंथ किस में बढ़ गया? एनिलीन के केस में कितना बढ़ गया है? एनिलीन के केस में वेवलेंथ हमारा बहुत ही बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। NH2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो आपने देखा है बेंजीन के भी आपने रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देखे हैं। एनिलीन पे तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर जो हैं वो क्या करेंगे? रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में they will lead to a number of resonance stabilized structures, जिसमें ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आप देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सा प्रतीत होगा और वेवलेंथ हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? टुवर्ड्स द लॉन्गर रीजन ऑक्सोक्रोम सैचुरेटेड ग्रुप which when attached to chromophore changes both the intensity। तो बेंजीन में तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था सिर्फ, NH2 जैसे ये लगा इससे वेवलेंथ क्या हो गया? हमारे बढ़ गए वेवलेंथ। तो इसलिए क्या हुआ? ऑक्सोक्रोम। NH2 का क्या होगा? हमारा ऑक्सोक्रोम। अब ऑक्सोक्रोम भी दो किस्म के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। वैसे ये तो डाइस की टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं। खैर एनीवे, एसिडिक नाम से ही COH OH HSO3 ये सारे एसिडिक हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्जुगेशन। बेसिक NH2 NHR NR2 ये सारे क्या हैं? बेसिक हैं, बेसिस हैं, आपको मालूम है ये बेसिक है नेचर में। ये H पॉजिटिव आयंस देता है तो ये एसिडिक है। ये यूज करी जाती है ना थ्योरी, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं जब डाई में कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक क्रोमोफोर होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, साथ में उसमें ऐसे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जो कि वेवलेंथ को शिफ्ट करते हैं किधर की तरफ? टुवर्ड्स द विजिबल रीजन। दैट इज व्हाई दोज थिंग्स अपीयर, दोज कंपाउंड्स अपीयर कलर्ड। वो फिक्स करते हैं उसको, तो डाइज कहलाते हैं। Chromophore part of the colored substance absorbs some wavelength from white light and reflects back the complementary color, उसका opposite color, complementary color। और जिस कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है कलर्ड कंपाउंड जिसमें क्रोमोफोर, उसको हम कहते हैं क्रोमोजेन। क्रोमोजेन मतलब कलर्ड कंपाउंड जिसमें क्या हो? क्रोमोफोर हो। तो ऑक्सोक्रोम भी हमारे जैसे क्रोमोफोर दो किस्म के on the basis of color and the basis of electrons, वैसे ही हमारे ऑक्सोक्रोम भी दो किस्म से on the basis of acidity and basicity, एक एसिडिक और एक बेसिक, जो कि क्या बढ़ाते हैं? क्रोमोफोर का वेवलेंथ जब उसमें जुड़े होते हैं तो वो कलर्ड की तरफ मूव करने लगता है। और वेवलेंथ बढ़ने से क्या होता है? अगर वो कलर्ड रेंज में आए तो वो कलर्ड अपीयर होता है, अगर वो उससे कुछ पहले आए तो वो कलर्ड अपीयर नहीं होता। पर ऑल द सेम ऑक्सोक्रोम्स आर इंक्रीजिंग the wavelength when they are attached to a chromophore. Most of the time this increase is also visible since it falls in the visible range of the UV visible spectrum। अब क्या इफेक्ट पड़ता है? हम क्रोमोफोर कहे जा रहे हैं। क्रोमोफोर मतलब सबसे एसेंशियल चीज जो जरूरी है हमें किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मतलब ही है, हमारा जो अभिप्राय है वो क्या है कि हम क्या बात कर रहे हैं? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है। तो क्या असर पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट्स का? जो असर पड़ता है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं चार टर्म्स यूज करके: बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर, क्योंकि लाल उधर ही आता है, लाल रंग एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, रेड शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट
blue shift having a shorter wavelength. Hyperchromic effect, increase in intensity यानी कि epsilon max है, molar absorptivity coefficient. Hyperchromic effect, decrease in the intensity of the band. ये सारा असर सब्स्टिट्यूएंट्स डालते हैं किसके ऊपर? क्रोमोफोर के ऊपर. क्रोमोफोर मतलब जो अनसैचुरेशन हमारा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें जुड़ते हैं तो हम देखें एक एक करके. ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या होता है? ये अ शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ टू अ लॉन्गर वेवलेंथ. लॉन्गर वेवलेंथ मतलब से क्या अभिप्राय है कि एनर्जी क्या चाहिए? लॉन्गर वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम चाहिए. क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सोक्रोम या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन या चेंज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी, एक एक करके हम इन पे आएंगे, या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, हमें कई स्ट्रक्चर मिलते हैं, रेजोनेंस की स्थिति है सिग्मा पाई. तो इन सब के कारण क्या होगा? इन सब के कारण यह होगा कि हमारा वेवलेंथ बढ़ जाएगा. ब्यूटाडाइन देखिए, लैम्डा मैक्स वैल्यू उसकी आती है 217 nm. 135 हेक्साट्राइन, जैसे ही ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, हेक्साट्राइन में 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड. जैसे ही डबल बॉन्ड एक और ऐड हो गया, इसमें एक और लग गया, तो क्या आ गई वैल्यू? 217 से 256 nm. क्यों आई? एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से. सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन है a double bond. तो double bond extends conjugation. As a result of this, we get a bathochromic shift or shift towards longer wavelength. बहुत ही easily इनको study करा जा सकता है UV के माध्यम से. Each double bond extending conjugation, can you imagine, by a value of 40 nm. मिस हो गया यहाँ, ठीक है. वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है. जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा. अल्टीमेटली अगर इतने सारे डबल बॉन्ड्स होंगे उसमें, तो वो कहाँ, कौन सी रीजन में आ जाएगा? वो रीजन जो अल्टीमेटली हमें दिखेगा वो होगा विजिबल, जैसे कि बीटा कैरोटीन, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स. मिथाइल ग्रुप आल्सो प्रोड्यूसेस बैथोक्रोमिक शिफ्ट. अब मिथाइल ग्रुप में जो कारण है वो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन. जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो अनसैचुरेटेड सिस्टम से, वो इंटरैक्ट करता है with the pi system through its CH bonding orbitals. So hyperconjugation और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्या होगा? बहुत सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे. एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन लीडिंग टू अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट. अब वहीं पे आए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट. अब देखिए ये जस्ट उसके विपरीत होती है, जस्ट द ऑपोजिट. अ शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए. क्यों प्रोड्यूस होती है ये किसी भी क्रोमोफोर में? जब उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाए किसी ग्रुप से, या सॉल्वेंट की पोलैरिटी हम चेंज करें, आगे हम आएंगे इस पे, उसकी वजह से. देखिए बाइफिनाइल, ये दो है ना बेंजीन रिंग्स, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, एक फिनाइल रिंग दूसरी फिनाइल, तो नाम है बाइफिनाइल. लैम्डा मैक्स वैल्यू 250 nm. अब वहीं पे एक रिंग में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मिथाइल ग्रुप लग गया. अब आप तो कहेंगे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और अभी हमने पढ़ा था मिथाइल ग्रुप लगने से कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, तो उससे तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होनी चाहिए. कॉन्जुगेशन जितना बढ़ेगा उतने पाई और पाई स्टार के बीच की जो है एनर्जी लेवल जो है वो घटेगा, उसकी दूरी घटेगी, तो कम एनर्जी चाहिएगी. लेकिन इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है. कारण क्या है ना, देखिए ये दोनों प्लेनर होते हैं. अब जैसे ही एक ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस करा, तो ये ग्रुप जो है इस रिंग में के साथ यहाँ टकराएगा. यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये CH3 टेट्राहेड्रल इस तरह ये एल्काइल टकराएगा, तो फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप ये होगा कि ये दोनों प्लेनर नहीं रह सकते. तो ये वाली रिंग, ये दोनों रिंग्स के बीच में क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. और आपको मालूम है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में क्या होता है? रोटेशन फ्री होता है. फ्री रोटेशन, तभी तो हमें अलग अलग कन्फर्मेशंस मिलते हैं. आपने ब्यूटेन वगैरह के पढ़ रखे हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. तो ये रोटेट करेगा, ये घूम सकता है. डबल बॉन्ड तो नहीं घूम सकता, लेकिन सिंगल बॉन्ड इस तरह घूमेगा जिससे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ टकराए ना. तो मतलब एक रिंग तो एक प्लेन में होगी, दूसरा क्या यहाँ चली जाएगी? आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी. क्यों चली जाएगी? एक ही प्लेन में रहने में तो ये अगर प्लेनर एक ही प्लेन में यहाँ प्रेजेंट होंगे टकराएंगे,
तो ये मुड़ जाएगी, फलस्वरूप इट विल rotate carbon single bond carbon, there will be rotation around carbon single bond carbon, जिससे कि ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, जिससे CH3 ग्रुप इसके पास ना पहुंचे ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन के पास और इससे टकराए ना। एज अ रिजल्ट जैसे ही प्लेनरिटी हमारी डिस्टर्ब होगी तो कॉन्जुगेशन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो इजिली कॉन्जुगेशन होता था इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए क्या जरूरी है कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर। अब तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन चली गई ये वाली रिंग, ऐसे मुड़ करके ये प्लेन से बाहर चली गई, तिरछी हो गई, जिससे ये ग्रुप यहां ना टकराए, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया। तो एज अ रिजल्ट उसका जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। विद द रिजल्ट यहां तो ये 250 में एब्जॉर्ब करता था, अब एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका एब्जॉर्प्शन है 237 nm पे। ठीक है, shift of absorption to a shorter wavelength either due to substitution or change in solvent polarity. Important example is biphenyl and 2-methyl biphenyl, जहां ये दोनों टकराएंगे, ये CH3 और यहाँ ये वाली रिंग का हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, C6H5 यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इससे टकराएगा ये CH3 ग्रुप से, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा, क्योंकि टकराएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो ये ऐसे रोटेट करेगा ये सिंगल बॉन्ड, जिससे कि ये रिंग जो है ऐसा शेप बना ले कि इसके से तिरछी हो जाए, तिरछी हो जाएगी, इसके एक ही प्लेन में ना आके ऐसी तिरछी हो जाएगी, ये पूरी रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी, तो ये CH3 भी इस H से दूर चला जाएगा, तो ये टकराएंगे नहीं, तभी ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन उससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जब किसी क्रोमोफोर पे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, उसकी वजह से जब कोई सब्स्टिट्यूशन करें उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और जनरली जब कोई ऑक्सोक्रोम लगता है, ऑक्सोक्रोम जो कि क्या बढ़ाता है, शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी होती है जिससे चेंज करता है, जो ऑक्सोक्रोम जो है, ऑक्सोक्रोम का असर क्या पड़ता है वेवलेंथ पे क्रोमोफोर के ना, तो उससे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कब होगी, जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे हमने देखा बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रही थी ना, बेंजीन और एनिलीन। बेंजीन में बी बैंड देखिए आ रहा है, सेकेंड बैंड होता है जो बी में 256 nm पे, एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू है 200, एनिलीन पे ये आ रहा है 280 पे, और ये वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेशन सी है, लगभग मतलब एक सी है, 1430। अब आप देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ वैल्यू आई 256 बेंजीन, जैसे ही एक इसमें क्या लगा ऑक्सोक्रोम NH2, जिससे कि कॉन्जुगेशन बढ़ गया, बहुत सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन में, जैसे ही NH2 ग्रुप लगा कॉन्जुगेशन बढ़ गया, बिकॉज इसमें लोन पेयर होते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो पैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गई, शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। एट द सेम टाइम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हो गई, इंटेंसिटी भी, अगर इतना इंटेंस आ रहा था बैंड, ऐसे ऊपर को हिल बन रही थी, तो अब जो हिल बनेगी वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स दिस नॉट ओनली लॉन्गर वेवलेंथ बट ऑल्सो इंटेंसिटी, क्योंकि हम ऐसे प्लॉट करते हैं ना, यहाँ इंटेंसिटी along the y axis और यहाँ x axis में लैम्डा मैक्स है, तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ जाएगी और हमारी ई मैक्स वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जो आ जाएगी 200 से सीधे, देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है, 7 गुनी, 7 टाइम्स 1430 पे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो पहले अगर हमारा बैंड इस तरह आ रहा था, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो हमारा ऐसे एक पहाड़ सा आ रहा था, अब वो पहाड़ खिसक के और आगे चला जाएगा, इस तरह और आगे चला गया, और ऊंचे हो गया, ऊंचा पहाड़ बन गया, ऊंचा, क्योंकि ई मैक्स भी बढ़ गई है ना उसकी, है, और वेवलेंथ भी बढ़ गई है। क्यों, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट किसका,
ऑक्सोक्रोम NH2 का। अब इसके ठीक विपरीत, जस्ट द ऑपोजिट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी caused by a group which distorts the geometry of the molecule such as biphenol। हमने देखा ना इससे पहले बाइफिनाइल में क्या हो रहा था, हमने देखा बाइफिनाइल में क्या हो रहा था, बाइफिनाइल में हिप्सोक्रोमिक भी हो रहा था, यानी कि लैम्डा मैक्स घट रही थी जैसे ही उसमें मिथाइल ग्रुप लगा। यहाँ तो 250 आ रही है इसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स की, यहाँ आ गई 237, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। साथ में हाइपोक्रोमिक इफेक्ट भी आता है, तो बैथोक्रोमिक तो अकम्पनीड बाय हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक इज अकम्पनीड जनरली बाय हाइपोक्रोमिक, यानी कि इंटेंसिटी भी घट जाती है, वेवलेंथ घटती है, इंटेंसिटी भी घट गई। CH3 ग्रुप लगा, प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो गई, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया, तो हमारा जो 250 पे आ रहा था वो आ गया वेवलेंथ लैम्डा मैक्स 237 पे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। साथ में जो हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट आ रहा था 19,000 पे, वो आ गया 10,250 पे। तो दोनों चीजें घट गई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एज वेल एज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हमने हिप्सोक्रोमिक में इसका उदाहरण देखा था, देखिए यहाँ। तो अब हमने यहाँ दोनों देख लिए, हिप्सोक्रोमिक यानी कि वेवलेंथ भी घटा, ज्यादा एनर्जी चाहिए अब ट्रांजिशन के लिए, एट द सेम टाइम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कि इसकी जो Emax वैल्यू है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन का जो इसका एक पीक आ रही थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, एब्जॉर्प्शन भी कम हो गई, इंटेंसिटी उसकी। बाइफिनाइल एंड 2-मिथाइल बाइफिनाइल, हाइपोक्रोमिक। अब इसी को हम ऐसे उदाहरण से इस तरह देख सकते हैं, देखिए ये एक्स, ये हमारा यूवी स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, ये देखिए इधर है वेवलेंथ और इधर एक्स एक्सिस में तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स वैल्यू प्लॉट आएगी यहाँ, जो सबसे ऊंचा पहाड़ होगा यहाँ वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इजीली हो जा रहा है, इंटेंसिटी भी उसकी बहुत अच्छी होगी। तो और ये आएगी एप्सिलॉन मैक्स यानी कि एब्जॉर्बेंस। अब इसमें चारों इफेक्ट हम देख सकते हैं कैसे, अगर ये लॉन्गर वेवलेंथ, अभी तो यहाँ आ रहा है ना वेवलेंथ, अगर यही वेवलेंथ शिफ्ट होके यहाँ आ जाए, यहाँ पे पहुंच जाए लॉन्गर वेवलेंथ, तो कैसी शिफ्ट, बैथोक्रोमिक। लॉन्गर वेवलेंथ कैसी शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इंप्लाइंग दैट नाउ लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन, कम एनर्जी चाहिए और वो इजिली हो जा रहे हैं, इंटेंसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये पहाड़ जो यहाँ आ रहा था, एक तो अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लॉन्गर वेवलेंथ, और ये ऐसे ऊंचा आ जाएगा और हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी भी अब हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, एब्जॉर्बेंस भी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर वेवलेंथ घट गया किसी कारण से, क्योंकि कॉन्जुगेशन घट गया या कॉन्जुगेशन में कुछ अवरोध आ गया सब्स्टिट्यूशन की वजह से, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि अब ट्रांजिशन कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी मतलब वेवलेंथ क्या कम, तो ये कम वेवलेंथ की तरफ हिप्सोक्रोमिक, ज्यादा एनर्जी भी चाहिए, उतने सक्सेसफुली इजिली वो होगा भी नहीं वो एब्जॉर्प्शन। तो ये जो पहाड़ यहाँ आ रहा था अब ये नीचे चला जाएगा, तो पहले तो इधर की तरफ चला जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, शॉर्टर वेवलेंथ मींस मोर एनर्जी, और हिल भी जो है, ये जो इतना ऊंचा ये इंटेंस दिख रहा था, अब ये यहाँ आ जाएगी, कम आ जाएगी इंटेंसिटी इसकी, क्योंकि एब्जॉर्बेंस इतना इंटेंस नहीं रहा, उतना इजीली नहीं हो रहा है। तो ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमें बहुत ही जानकारी मिलती है कि किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें अनसैचुरेशन हो और साथ में फिर सब्स्टिट्यूशन कराया जाए या सॉल्वेंट की पोलैरिटी वगैरह चेंज करी जाए तो उससे क्या उसमें असर पड़ता है, या कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, इस सबसे क्या असर पड़ रहा है। अब देखिए बेंजीन कलरलेस, वहीं पे नाइट्रोबेंजीन सभी ने देखी होगी, पेल येलो, NO2 ग्रुप लग गया जैसे। पैरानाइट्रोएलिलीन डार्क येलो, NO2 ग्रुप जो इसमें लगा है वो क्या है, एक NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, देखिए उसमें NO2 ग्रुप जैसे ही लगा तो क्या बढ़ा रहा है, N डबल बॉन्ड O है ना, वो भी तो क्रोमोफोर ही है, वो क्या बढ़ा रहा है इसमें, NO2 ग्रुप लगने से क्या हुआ, क्योंकि NO2 क्या करेगा, NO2
क्या करता है नाइट्रोबेंजीन में। अब आपने देखा होगा ना नाइट्रोबेंजीन के, अभी हमने शायद मैंने आगे कहीं बनाए भी हैं, उसके बहुत सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके बहुत सारे क्या बन जाते हैं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होता है ना NO2 ग्रुप, बेंजीन रिंग से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपनी तरफ को खींचेगा, ऑक्सीजन और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी अपनी तरफ खींचेगा, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। पेल येलो मतलब कलरलेस से कहाँ आ गया, कलर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है। NO2 जो इसमें लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इसके वेवलेंथ को वो बढ़ा रहा है, तभी तो देखिए वो कलर्ड अपीयर होगा, कलर्ड अपीयर होने लगेगा, क्योंकि वो NO2 N और O जो लगा है वो डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, हाँ, क्रोमोफोर। अब वहीं पे पैरानाइट्रो एनिलीन देखिए, पैरानाइट्रो यानी कि नाइट्रो तो था ही, साथ में NH2 और जुड़ गया, NH2 हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, NH2 ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिक है, और ये बेसिकली क्या है, एक ऑक्सोक्रोम, ये उसको और भी एक्सटेंड कर देता है उस कॉन्जुगेशन को, इससे तो एक्सटेंड हुआ ही था, इससे और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, जिससे अब ये वेवलेंथ जो है दिखाता है, और क्या, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और भी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द विजिबल रीजन, पेल की जगह अब ये डार्क येलो अपीयर होगा, पैरानाइट्रो एनिलीन। तो बेंजीन तो कलरलेस था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन थे इसमें, क्योंकि वो तो नेसेसिटी है ना, जिसको आज की भाषा में ये क्रोमोफोर, पहले तो कहते थे सिर्फ कलर्ड को, लेकिन आज जहां कहीं हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो सब क्रोमोफोर होते हैं। अब उसमें NO2 जुड़ा तो हमारा एक्सटेंडेड हो गया कॉन्जुगेशन, ये भी क्रोमोफोर है NO2। अब साथ में एक ऑक्सोक्रोम जुड़ा तो और भी ज्यादा एक्सटेंड हो गया कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये क्या है, इसमें लगा हुआ NH2, लगा हुआ NH2 इसमें एक ऑक्सोक्रोम है, तो उससे डार्क येलो इधर शिफ्ट हो गया इसमें। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे, और अंत में जुड़ा हुआ है यहाँ पे OH। अब हम कहने में लगे थे ना हेट्रो एटम जुड़ा हुआ हो, NH2 OH, ये सब क्या होते हैं, क्रोमोफोर। तो आप मुझे बताएं, क्या इस केस में OH जो है ये ऑक्सोक्रोम कहलाएगा? क्या इसकी वजह से हमारा पैथोक्रोमिक शिफ्ट ये शो करेगा, दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ? जरा सोचिएगा, एंड यू प्लीज पुट इन एन आंसर और टू, so that I can know that you are responding to this talk and you are understanding what is most important है? तो कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन अब नहीं है, ये लगातार क्या है, सिग्मा बॉन्ड, फिर OH लगा है, क्या इसकी वजह से पैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी? क्योंकि जब ये असर क्या कुछ डालेगा इस क्योंकि तो क्रोमोफोर्स हुए ना, डबल बॉन्ड है क्रोमोफोर, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्या इसकी वजह से इन क्रोमोफोर्स पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं? लेट अस सी दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये बताइए इसमें कितने किस्म के ट्रांजिशंस होंगे? आप देख रहे हैं इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसमें N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने किस्म के ट्रांजिशंस इसमें पॉसिबल होंगे? क्या है ये? अनसैचुरेटेड कीटोन। कैसी कीटोन? अनसैचुरेटेड कीटोन। तो कितने किस्म के ट्रांजिशन हमें दिखेंगे? मतलब आपको बताना है N टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, वट कौन से ट्रांजिशन हमें इसमें दिखेंगे, और कौन से ट्रांजिशन इसमें इंपॉर्टेंट होंगे? अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनाइल ग्रुप के। So how many transitions will be seen? अब वही चीज जो हमने डिस्कस करी थी, वो आई शुड हैव पुट द स्लाइड अर्लियर एक्चुअली। देखिए ये बेंजीन, हमने कहा था ना बेंजीन क्या, कलरलेस। नाइट्रोबेंजीन क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O, और या ऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, NO2, नाइट्रोजन ने यहाँ दे दिया लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोबेंजीन। अब क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, नाइट्रोजन 5th में, ऑक्सीजन ने खींचे इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इजीली डीलोकलाइज हो सकते हैं, यहाँ मूव हो गए इसके ऊपर। नाइट्रोजन ने इन टर्न फिर कहां से खींचे? नाइट्रोजन ने खींच लिए रिंग से, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नहीं रहा अब यहाँ, ठीक है।
3 होती है ना वैलेंसी, 1 2 3, चौथा तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दिए हैं। इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचकर इधर चला गया, तो यहाँ तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चला गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया क्या, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन गया। अब ये ऑर्थो या फिर पैरा, इन दोनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। मेटा में ऐसे नहीं होगा क्योंकि मेटा में आप देखें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। हम रेजोनेंस पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले सब, इससे पहले की क्लास में। रेजोनेंस स्टेबलाइज का स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा दो, उसका मतलब ये है कि उनका कोई औचित्य होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। और हमारा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करें वहाँ नेगेटिव चार्ज, एंड ऑल दीज कार्बन्स अदर द रिमेनिंग कार्बन्स शुड बी सफिशिएंट, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टेट्रावैलेंसी उनकी पूरी होनी चाहिए। तो मेटा में आप रखेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में आप यहाँ तो बना नहीं सकते हैं ना पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि इस कार्बन में ऑलरेडी नाइट्रोजन के साथ ये शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रह जाएगी दोनों कार्बन्स पे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप ने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स ये खींचे हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए बेंजीन के तो 2 बनेंगे, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जो बनेंगे, एक तो यहाँ, फिर इधर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं। लेकिन इस केस में देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब तो ये येलो है नाइट्रोबेंजीन, पेल येलो। अब पैरानाइट्रो में एनिलीन में एक NH2 ग्रुप और लग गया, यानी कि NH2 क्या, ऑक्सोक्रोम, ऐसा ग्रुप जो कि जब लगा हुआ हो जिसमें लोन पेयर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स हो, इस तरह इसमें लगा हुआ है, तो इसकी क्या बढ़ा रही है, कॉन्जुगेशन को और बढ़ा दे रहा है। देखिए NO2 तो अपनी तरफ को खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से खींचेगा, ये NH2 लोन पेयर, ये भी इधर को डिलोकलाइज हो गया, एक्सटेंड हो गया कॉन्जुगेशन। NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये NO2, ये कहाँ गए, ये लोन पेयर ये इधर चला गया। तो क्या हुआ, जब ये कह सकते हैं इधर चले गए, तो ये लोन पेयर यहाँ इधर, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑर्थो पैरा पोजिशन में मूव करेंगे। अब यहाँ तो 5 1 2 3 4 2 3 4, अब देखिए इसके तो और भी बनेंगे अभी स्ट्रक्चर, 6 7 स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने कुछ एक ही दिखाए हैं। देखिए कॉन्जुगेशन और ज्यादा एक्सटेंड हो गया एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो पैरा पोजिशन में, क्योंकि ये शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन के लोन पेयर, और वहां से खींच के गए हैं कहाँ, NO2 ने अपनी तरफ को खींच लिया यहाँ इस वाले के साथ भी O नेगेटिव, ये भी O नेगेटिव, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है। ऐसा भी होगा जब यहाँ पे ये आ जाएंगे लोन पेयर इधर पे, वो स्ट्रक्चर भी होगा अभी इसमें। तभी मैं कह रही हूँ कि रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स इसके और बढ़ेंगे, जो आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, जहां आपने ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग पढ़ा है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ कॉन्जुगेशन और पड़ा, यहाँ से यहाँ और कॉन्जुगेशन पड़ा, मतलब वेवलेंथ लगातार शिफ्ट होता चला जा रहा है टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एज अ रिजल्ट ये पेल येलो और भी ज्यादा शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये पैरानाइट्रोएनिलीन डार्क येलो। So in this lecture today we have studied various terminologies which are used in ultraviolet spectroscopy. Moreover इससे पहले हमने transitions को describe करा, n to pi star, n to sigma star। अब हमने उनको बताया अल्फाबेट्स के जरिए, कैसे हमने बताया K बैंड, हमने R बैंड, B बैंड, E बैंड, और ये कहाँ ये सारे संभव हो सकते हैं। और रेडिकल बैंड वहां संभव है जहां पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n2 पाई स्टार टाइप ट्रांजिशंस। टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है कौन सी है, क्रोमोफोर सबसे इंपॉर्टेंट, उसका होना जरूरी है अनसैचुरेशन का, तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। अब उस अनसैचुरेशन में अगर सब्स्टिट्यूएंट साथ में लग गए तो उनका क्या असर पड़ेगा, वो हमने देखा। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जब शिफ्ट हो रहा है, कम एनर्जी चाहिए है, मतलब ऐसा ग्रुप जब अटैच हो रहा है, और अल्टीमेटली लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट होते होते
कई बार पहुंच जाता है कौन से विजिबल रीजन में, जब वो चीज हमें कलर्ड दिखाई देने लगती है। मोर ओवर, besides this, the hypsochromic shift towards shorter wavelength, जब कॉन्जुगेशन घट जाता है किसी कारणों से, या सॉल्वेंट की वजह से, या कॉन्जुगेशन डिक्रीज होने की वजह से, या कॉन्जुगेशन में अवरोध होने की वजह से, तो उस केस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हमारे ट्रांजिशन शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसके अलावा जब इंटेंसिटी बढ़ गई ट्रांजिशन की, बहुत ही इजीली वो हो गए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ये भी सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, जैसे हमने देखा बेंजीन एलिन का उदाहरण लेकर के, या हमने देखा इथाइलिन और ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने देखा कौन सी चौथी जो हमने देखी इसमें टर्मिनोलॉजी, वो देखी हमने कौन सी शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक, यानी कि या हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहना चाहिए, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो जब डिक्रीज हुई इसकी इंटेंसिटी। सो this is, I think, all for today. We have learned the important terminologies which are used while discussing our UV spectrum, designation of bands, important terminologies, how many types they are, what changes are produced in a chromophore as a result of substitution, bathochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic shift and hypochromic shift। उसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे, और ये 2 क्वेरीज भी इसमें कुछ हैं जिसको विषय में आप जरा सोचें कि ये ए और बी जो दिए, बी में कितने किस्म के ट्रांजिशंस, और ए में क्या OH जो है लगा हुआ है इस मॉलिक्यूल में जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट हैं, क्या वो ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करेगा। तो ये सोचिएगा, ये इंटरेस्टिंग सा है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल।